नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। आप सभी को विजयदशमी और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। यानी असत्य पर सत्य की जीत का पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। आज पूरे देश में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। आरएसएस के पथ संचलन कार्यक्रम में इस बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, इसरो के पूर्व चीफ के सिवन और के राधाकृष्णन भी शरीक हुए। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन हुआ। इसमें उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने का मंत्र दिया। मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, दुर्बल रहना अपराध है। जो बातें उन्होंने बड़ी बातें कही वो इस वक्त आपके सामने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र उनकी बात में था। हिंदुओं को एकजुट रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। संगठित और सशक्त हिंदू बनने पर ध्यान देने की बात कही। हिंसक नहीं, संगठित होना हिंसा करना नहीं है। हिंसक नहीं, योगदान देने वाला बनना है। दुर्बल असंगठित रहना, अत्याचार को निमंत्रण देना है। दुर्बल रहना सबसे बड़ा अपराध है। आप सुनिए मोहन भागवत को। बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना। परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर केवल चिंता ही नहीं जताई, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश में जो भारत के खिलाफ नापाक साजिश रची जा रही है, संबोधन में उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी बांग्लादेश से कोई बैर नहीं रखा। जहां तक हो सकता है भारत ने बांग्लादेश की मदद ही की है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश वाली नैरेटिव फैलाया जा रहा है। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है, और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है। और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है, जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण।
वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चालें वो चलेंगे, भारत को दबाने का, एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है, क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने अपने स्वार्थ की बलि देकर भी दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम ये करते हैं, आज भी कर रहे हैं, सबको मदद करते हैं। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है और इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, कल चल के हमारा स्पर्धक बनेगा, ऐसा डर जिनको लगता है वो उस देश में तरह तरह के उत्पाद करने में कम नहीं करते। भाषा तो विश्व बंधुत्व की होती है, परंतु वो वहां तक ही है। अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए। विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख ने न केवल बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को संदेश दिया, हिंदुओं को एकजुट रहने की बात कही, बल्कि देश में जो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें भी आड़े हाथों लिया। मोहन भागवत ने विरोध के नाम पर उत्पात मचाने वालों को सख्त संदेश दिया। गणेश विसर्जन के दौरान हुए पथराव का भी जिक्र किया और कहा कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। कट्टरपन को उकसाप कर उपद्रव किए जाते हैं, ये भी परिस्थिति है। बहुत सारे असंतोष के कारण इतने बड़े समाज में हो सकते हैं। असंतोष को व्यक्त करने के रास्ते भी हमारे संविधान ने बताए। प्रजातांत्रिक रीति से हमको जो अच्छा नहीं लगता उसका विरोध हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए, परंतु उसकी एक पद्धति है, उसका पालन होना चाहिए। उसको ताक पर रखकर कानून संविधान को छोड़ते हुए कहीं किसी ने कुछ किया, पूरे समाज को जिम्मेवार मानकर ये जो उपद्रव होते हैं, इसको असंतोष के जगह गुंडागर्दी करना ज्यादा अच्छा है। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कहीं करते हैं, कहीं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। बातें प्रशासन को, पुलिस को करनी है, उनको ही करनी देनी चाहिए। उनके आते तक अपने प्राण को बचाना, अपनों के प्राणों को बचाना, ये अपना अधिकार है। यानी जरूरत पड़े तो शस्त्र भी उठाना पड़ता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया, हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही तो ये बात कांग्रेस को चुभ गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करना उन्हें नागवार गुजरा और अगर ये भारत के अल्पसंख्यक एकजुट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, अच्छी बात है अगर उनको बांग्लादेश से समझ में आया कि माइनॉरिटीज़ की क्या स्थिति होती है और माइनॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहाँ तो माइनॉरिटीज़ को एक होना चाहिए और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? तो ये सब जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मोहन भागवत को ओवैसी का उदाहरण दे रही है। शायद कांग्रेस को यह लगता है कि अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया तो फिर उनका क्या होगा। तो वहीं ओवैसी मुसलमानों को डराकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने का बंदोबस्त कर रहे हैं। तेलंगाना के विकाराबाद में ओवैसी ने एक बार फिर अपना भड़काऊ टेप ऑन कर दिया।
तकरीर में मोदी आरएसएस, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान से लेकर गाजा, फिलिस्तीन और नेतन्याहू तक का जिक्र किया। मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल का खौफ दिखाया। भीड़ को उकसाते हुए ऐलान किया कि हमारे नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहननी है। मुल्क में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी और जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? कि यहां के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुढ़ा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। नौजवान भी बोलेगा जवानी मस्जिद पे कुर्बान, मैं भी कुर्बान। ये कानून मोदी बनाना चाहते हैं। बताओ आप कितना जुल्म, नफरत इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से है। ओवैसी पहले दिन से वक्फ संशोधन बिल को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमानों में यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ कानून में संशोधन हुआ तो सारी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान सब खत्म हो जाएंगे। ओवैसी मुसलमानों के दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जायदादों को मोदी अपने नाम कराना चाहते हैं। देश में साजिश का ट्रिगर दबा है और निशाने पर केवल मुसलमान हैं। आज आप देख रहे हैं कि हमको और आपको दबाने के लिए, हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रिस्तानों को खत्म करने के लिए, दरगाहों को मिसमार करने के लिए, खानकाहों को वीरान करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तानों को मिसमार कर दिया जाएगा, खुदा ना खास्ता खानकाहों में उसको वीरान कर दिया जाएगा। क्योंकि यह कानून अगर बनेगा तो इसमें तमाम चीजें छीनने की गुंजाइश रखी गई। 100 साल पुराने, अब आके यह कानून बनेगा तो बोलेंगे नहीं ये मस्जिद नहीं है, रजिस्टर्ड डीड कहां लाओ, कहां से लाएंगे? 400 साल पुरानी मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, उसका कागज कहां से लाऊंगा मैं? तो मोदी इस तरह का बिल बना रहे हैं, रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ। कब्रिस्तान है, इसका डीड कहां है? कहां से डीड लाएंगे? खबर में लोग सो रहे हैं। तो तमाम ये संघ परिवार बीजेपी के लोग जाएंगे, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे बाप की है। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी, उन्हें इंक्वायरी करेंगे नहीं, हम वक्फ को खो देंगे। खाली कागज पे लिखा होगा वक्फ बोर्ड, मालिक कौन होंगे? मोदी होंगे। हम वक्फ क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं। एक बार अगर कोई वक्फ कर दिया, उसका मालिक अल्लाह होता है। अब मोदी बोल रहे मालिक अल्लाह नहीं रह सकता है, मालिक मैं बन जाऊंगा। ओवैसी वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार पर टारगेट कर रहे हैं। मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी करार दे रहे हैं। खैर, ये तो बात हुई राजनीति की। बात करती हूँ विजयदशमी पर शस्त्र पूजन की। विजयदशमी के मौके पर देश में सदियों से शस्त्र पूजन की परंपरा रही है। ऐसे में आज शस्त्र पूजन भी किया गया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहुंचे, जहां वो सुकना कैंट में शस्त्रों की पूजा करते हुए दिखाई दिए। शस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पर आंच आए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि शस्त्र पूजन का ये साफ मैसेज होता है कि जरूरत पड़ने पर उनका पूरी ताकत से प्रयोग किया जाए। कहीं अगर हमें हमारे हितों पर आंच दिखी तो मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, मैं इस बात का देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। साथियों, किसी भी वस्तु की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाएगा। यह आयोजन आप लोगों की सतर्कता और नेशनल सिक्योरिटी के प्रति जवाबदेही को यह सूचित करता है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि हमारी सीमाओं पर सेनाओं की मुस्तैदी के चलते कहीं किसी प्रकार की कोई घटना की संभावना दिखाई नहीं देती है। बावजूद इसके वर्तमान में जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, पड़ोसियों की किसी हरकत की संभावना से किसी भी सूरत में इनकार भी नहीं किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व संभालने के बाद से ही मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि ग्लोबल सिनेरियो चाहे कुछ भी हो, पर हमें अपनी तैयारियों में कहीं कोई कमी किसी भी सूरत में नहीं रखनी है। भारत में शास्त्रों और शस्त्रों यानी कि आपके किताब और आपके हथियार दोनों की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शस्त्र पूजा की। वो खरगोन जिले के महेश्वर पहुंचे और वहां पर देवी अहिल्याबाई की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर शस्त्र पूजन किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन क्यों होता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताओं के हिसाब से विजयदशमी के दिन शस्त्रों का पूजन इसलिए किया जाता है कि वो शस्त्र ही थे जिसकी वजह से रावण का दहन हुआ। रावण के खिलाफ युद्ध से पहले प्रभु श्री राम ने शस्त्र पूजन किया। दूसरी मान्यता यह है कि महिषासुर के वध से पहले देवताओं ने मां दुर्गा के शस्त्रों का पूजन किया था। तीसरी मान्यता यह है युद्ध पर जाने से पहले राजा भी शस्त्र पूजन करते थे ताकि दुश्मनों को वो हरा सके। राजा विक्रमादित्य के जमाने से शस्त्र पूजन की ये मान्यता चली आ रही है। शस्त्र पूजा के जरिए समाज में पौरुष जगाना है। इस ऐलान के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तय किया विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा की जाएगी और खुद महेश्वर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां 28 साल देवी अहिल्या देवी ने शस्त्र के जरिए राज किया। बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। सबसे पहले तो सर विजयदशमी की शुभकामनाएं। कोई मंगल कामना। सर, ये भाव कैसे आया कि समाज का पौरुष जगाने के लिए शस्त्र पूजा? देखिए, हम सबका सौभाग्य, दशहरा वैसे भी हमारे लिए पौरुष और पराक्रम पुरुषार्थ जगाने का त्योहार है और इस त्योहार के हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा भारतवर्ष में है और मध्य प्रदेश सरकार के लिए तो और आनंद बढ़ जाता जब 300वां अहिल्या माता का उनका जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे हमने उनके पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रम आयोजित किए हैं और एक ऐसी शासिका जिसके उस मुगल सत्ता के काल में जब चारों तरफ चुनौतियां ही चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में न कि उनने शासन के सूत्र संभाले बल्कि सुशासन के माध्यम से होलकर साम्राज्य को जो कीर्ति प्रसिद्धि प्रदान किए वो अद्भुत है। मैं ऐसी पुण्य श्लोका अहिल्या माता को स्मरण भी कर रहा हूँ और इस माध्यम से हम उनके जहाँ जहाँ उनने जिस प्रकार से शासन के सूत्र संचालन करते हुए समय बिताया उसमें अहिल्या तो उनकी राजधानी, अहिल्या माता की राजधानी महेश्वर थी, तो इसलिए महेश्वर से अच्छा कौन सा स्थान हो सकता है। इसलिए हमने शस्त्र पूजन का यहाँ निर्णय किया है और पूरे प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग मंत्री हर जगह शस्त्र पूजन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने एक और निर्णय लिया है कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में जैसे अहिल्या माता ने काम किया है, ऐसे बहुत सारी योजनाओं को भी हमने बनाया है। खासकर महेश्वरी साड़ियों को लेकर जो उनने काम किया है, सुशासन के लिए शस्त्र का भी इस्तेमाल और शासन के साथ शास्त्र की भी प्रॉपर ध्यान रखना और हमारी सनातन धर्म के सभी देवस्थानों की वर्तमान की व्यवस्था में उस काल में भी उनने अन्य क्षेत्र पाने के लिए घाट घाट कुएं जनता की सुविधा के लिए जगह जगह अलग अलग प्रकार की नीतियों को लागू किया है। यहाँ तक कि अपने बच्चे का विवाह भी अपनी राज्य शासन की व्यवस्था के हिसाब से उनने करने में कोई गुरेज नहीं किया। जातिवाद के खिलाफ उनने काम किया, विधवा विवाह के खिलाफ काम किया। कौन सा क्षेत्र छोड़ा है? उनके जीवन काल के ऐसे विविध पक्षों से ही हमको सबको यश भी मिलता है, समझ भी आती है। आज विजयदशमी है और हरियाणा में शपथ ग्रहण कब होगा इसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई रही।
इसका ऐलान आज कर दिया गया। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। कांग्रेस के सारे दावे फेल हो गए हैं। हरियाणा सरकार के एक मंत्री ऐसे थे जिनको बीजेपी के लगातार तीसरी बार जीत का भरोसा था और वो रहे अनिल विज। अनिल विज चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर अपना दावा पेश कर चुके हैं। अब नतीजा आने के बाद अनिल विज का इस पर क्या कहना है और कांग्रेस की तरफ से ईवीएम पर उठाए जा रहे सवाल पर अनिल विज ने और आगे क्या कहा, आइए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। विज साहब, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले जो चर्चा है कि एक ऐसा चुनाव था जो कि सबको ये लग रहा था कि इस बार कांग्रेस जो है वो शायद आने वाली है, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर था। कैसे इतना मैनेजमेंट हुआ कि इतनी आसानी से पूर्ण बहुमत के साथ आप सरकार बना रहे हैं? हमें एक दिन भी नहीं लगा कि कांग्रेस आएगी। हम लोगों के नब्ज जानते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और मैंने हर मकाम पर, आप मेरे बयान निकाल कर देख लो, जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तब जब कैंपेन शुरू हो गया, एजेंसियों की रिपोर्टें आने लग गई, काफ़ी डिमोरलाइज हो गए कार्यकर्ता भी, लीडर्स भी। तब जिस दिन एग्जिट पोल आया, कांग्रेस की 70 दिखा रहे थे, हमारी 18-20 दिखा रहे थे। उस दिन भी मैंने ऑन द स्पॉट कहा कि ये जो कुछ बताएं, पर सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी तीसरी बार हरियाणा में, और वो भी बिना किसके समर्थन के। जिस दिन पोलिंग हुई है, रुझान आए हैं और कांग्रेस का दफ्तर सज गया था, घोड़े आगे थे, बगियां आ गई थी, लड्डू बट रहे थे, जलेबियां किसी कारण नहीं आ सकी। उस दिन राहुल गांधी देर से उठा, उसकी फैक्ट्री चालू नहीं हुई थी, जलेबियों की खेप नहीं आई, लेकिन सब श्रेय लेने के लिए सबसे आगे थे। हुड्डा जी कह रहे थे जी मेरी नीति ने कमाल कर दिया। फिर एक श्रीमान जी का मैंने सुना, उन्होंने कहा जी बस जहाँ जहाँ पाँव पड़े राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के, और वहाँ पर ही हो गया। तो वो कह रहे थे, लेकिन हमें पता था, क्योंकि हम भी राजनीतिक पंडित हैं, सारी जिंदगी राजनीति में लगाई है, लोगों के बीच में बैठ के राजनीति करता हूँ, लोगों की नब्ज जानता हूँ, इसलिए मेरा ये मन एक दिन भी नहीं डोला। नतीजे कुछ आ रहे हो, किसी तरफ जा रहे हो, हमने कहा हम जीतेंगे, और जो मैंने कहा था नतीजे वही निकले। लेकिन क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए, चाहे आप कह रहे हैं कि आपको पहले से इसका आभास था, लेकिन काफ़ी माइक्रो मैनेजमेंट तो रही होगी, चाहे वो संघ की तरफ से या आपके अपने संगठन की तरफ से, कि एक ऐसी जीत जो कि किसी को हजम भी नहीं हो रही, खासकर विरोधी खेमे को। देखिए, हम एक संगठनात्मक पार्टी, हम चुनाव के वक्त इकट्ठा होने वाले लोग तो है नहीं। हमारे जो सैनिक हैं उनको बैरकों में जाने का टाइम नहीं दिया जाता, उनको हर वक्त किसी ना किसी काम पे लगा के रखा जाता है, सारे परफेक्ट एंड ट्रेंड है। कहते हैं बीजेपी के चुनाव भी कभी खत्म नहीं होता। हाँ, तो हमारे कार्यकर्ता तो तैयार थे और तैयारी से और प्लानिंग से, और मैं तो वेल ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन जो मैंने लड़ा है, कम समय लगाकर, कम ताकत लगाकर, और टोटल ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन बीच में जब ऐसा वक्त भी आया जब आप काफ़ी पीछे रह गए, चित्रा सरवाकर आगे निकली, तो थोड़ा तो उस समय ऐसा है, हम उस वक्त भी खुश थे, और कई पत्रकारों ने मुझे उस वक्त गाना गाने के लिए मजबूर भी किया, मैंने गाया भी। कौन सा गाना गाया था आपने? धुआं उड़ाते चले क्या वो जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया।
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया मैं उसको भुलाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अनिल विज मेरा नाम। आपने जो गाना गाया उसमें एक लाइन थी कि मैं उसे भुलाता चला गया। पिछली बार आप थोड़ा नाराज हुए थे जब नायब सिंह सैनी जो थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या अब Absolutely wrong। अनिल विज कभी नाराज होता ही नहीं है। फिर आप उस समय कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे? People don't try to understand. They should try to dig the matter. What has happened where? And that is why ठीक बात लोगों तक पहुंचते नहीं है और वो अनर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अब मसला ये था, मैं जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे भी बार बार कहता था कि भाई मुझे आप मंत्री पद से रिलीव कर दो, मैं एज विधायक अपने हल्के में ज़्यादा समय लगाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर आप जाके देखो ना, कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट मंजूर कराए हैं, मैं उन पर टाइम लगाना चाहता हूँ। तो वो नहीं मानते थे, हंस के टाल देते थे। जब नई कैबिनेट बनने लगी तो मैंने कहा मौका आ गया भाई, मैं नई कैबिनेट में शामिल होऊंगा। व्हाट इज रॉन्ग? आई केम आउट, आई डिड नॉट प्रोटेस्ट एनीवेयर। इसमें क्या गलत है? मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है और मैं उन कामों में लगा हुआ हूँ, उनके अच्छे नतीजे निकले हैं। और अभी की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि अभी आपका चुनावों के दौरान भी एक बयान आया था कि आपने भी कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। जो देखिए ऐसा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत मत किया कीजिए जी। जो मैं शब्द कहता हूँ उसको आप 1000 बार कहिए, दैट इज राइट। मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं बनना चाहता हूँ, मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं दावा करता हूँ। हमारी पार्टी में तो संस्कृति नहीं है। हमारी पार्टी में तो मुझे पता है जो दावा करता है उसको निकाल के सबसे पहले बाहर फेंकते हैं। मैं जानता हूँ अपनी पार्टी को, सारी जिंदगी इसी पार्टी में जी हूँ, मैं कभी दावा नहीं कर रहा। मैंने एक स्पष्टीकरण दिया, जिस वक्त मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया मैं उस वक्त भी सीनियर मोस्ट था, और उससे पहले 2009 से 2005 की प्लान में मैं भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता था। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के केस मैंने ही लड़े हैं, मैंने ही उठाए हैं, राष्ट्रीय स्तर तक वो गए मुद्दे सारे, मैंने तब भी क्लेम नहीं किया। जब अब अदला बदली हुई, मनोहर लाल जी को हटाकर नायब सिंह सैनी को बनाया गया जो कि काफी जूनियर थे, तो कार्यकर्ताओं में एक चर्चा चल गई कि व्हाई नॉट अनिल विज, अनिल विज क्यों नहीं, ये चर्चा चली सारों को। और वहां पर हमारे अधिकारियों ने जवाब दिया कि नहीं नहीं अनिल विज भी, हमें कोई इतराज नहीं है, पर अनिल विज तो बनना नहीं चाहता। तो कार्यकर्ता आके मेरे से लड़े कि भाई आप क्यों इनकार करते हो। मैंने कभी किया नहीं था। मैंने कहा यार मुझे मौका देते मैं बन जाता। तो मैंने वो स्पष्ट करने की कोशिश की, मेरी मांग नहीं, मेरा दावा नहीं, मेरा क्लेम नहीं, लेकिन अगर पार्टी मुझको बतौर दायित्व ये देती है तो मैं इसको निभाऊंगा। मैं हरियाणा की तकदीर भी बदल दूंगा, हरियाणा की तस्वीर भी बदल दूंगा। लेकिन इस बार तो चुनाव जो था वो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा गया, क्योंकि अनिल विज जब आए तो जो अमित शाह जब आए, उसमें हमें कोई वो नहीं है। जो अब हाईकमान की योजना है वो हाईकमान अपनी योजना से करे। मैंने तो जो मिसकंसेप्शन थी उसको दूर जो करने। लोगों में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, आई हैव ट्राइड टू करेक्ट दैट। अब अनिल विज जो है अगर उनको नया दायित्व सौंपा जाएगा तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो नहीं, भी पार्टी- मेरी तो अभी देखो किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है। जी जी। अलबत्ता मैं सीनियर मोस्ट हूँ, 7 बार मैं जीत चुका हूँ और 8वीं बार जीतने की मैंने कल से तैयारी शुरू कर दी है। कल मैं अपने शहर में सारे विकास कार्यों को जाके मैंने निरीक्षण किया है, कौन सा क्यों रुका हुआ है, कहाँ रुका हुआ है, सारा यही मेरा काम है जी। कि भाई काम किया है, काम करेंगे, तो अपना काम करना शुरू कर दिया। वो हाईकमांड जब बात करेगी, अगर करना चाहेगी तो सीनियर आदमी हूँ, अपनी बात कहूँगा, जो मेरे अनुभव है मैं कहूँगा, जो मुझको कहना मैं कहूँगा, फिर जो बात होगी। लेकिन जो भी दायित्व सौंपा जाएगा हाईकमान की तरफ से आप उसको लेने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे? नहीं नहीं, हमने कभी भी इनकार नहीं किया है किसी भी बात को, लेकिन
आप देखिए ना, अब इतने लंबे लेवल के बाद 4 बातें तो आदान प्रदान करनी होती है ना, आप उस पर तो रोक नहीं लगा सकते ना। जी। अच्छा, जब आपने ये बयान दिया, जो सीएम मुख्यमंत्री वाला बयान दिया, तो विरोधियों ने उसको हाथों हाथ उठाया। जब विरोधी दल के खेमे खासकर भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया कि आपकी पार्टी के अंदर गुटबाजी है, तो उन्होंने कहा गुटबाजी हमारे अंदर नहीं, बीजेपी के अंदर है। अनिल विज साहब तो मुख्यमंत्री की पेज दावा ठोक रहे हैं। देखिए, जिस समय पर मेरा बयान आया और मेरे को एक बहुत वरिष्ठ नेता ने भी बताया कि उससे हरियाणा में एक वेव बन गई, सारे हरियाणा में, और जो एजेंसियां सर्वे कर रही थी उनके सर्वे रोज बढ़ने शुरू हो गए। मेरे को एक नेता ने टेलीफोन करा, अनिल जी वो मुख्यमंत्री वाला, तो मैं तो अपना स्पष्टीकरण देने लगा। वो कहा नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत बढ़िया करा। कहता आपके बयान से हमारी सीटें बढ़नी शुरू हो गई। कि पहले चर्चा हो रही थी कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो बनाएगा, ये करेगा। कहता अब चर्चा शुरू होगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री तो तभी बनेगा ना अगर बीजेपी की सरकार बनेगी। चर्चा ही चेंज हो गई, सारी लाइन ही चेंज हो गई। अच्छा, राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी कम नहीं थी, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, दूसरी तरफ शैलजा थी। राहुल गांधी आते हैं मंच पर और दोनों के हाथ भी मिलवाते हैं, लेकिन कुछ का कुछ असर तो नहीं दिखता। देखिए ऐसा है, उन्होंने तो लोगों की बात को सिद्ध कर दिया कि हाँ कहीं पे कोई गड़बड़ है, जो जबरदस्ती हाथ मिलवाए वो फिर अलग हो गया। कांग्रेस नाम की कोई पार्टी हरियाणा में एग्जिस्ट नहीं करती, ये मेरे पुराने बयान है, अब निकाल के दिखाना। ये तो भिन्न भिन्न धड़ों का एक समूह है जो चुनाव को देख के एक दूसरे के नजदीक आ गया। इस पार्टी में 16 साल से चुनाव नहीं हुए, इस पार्टी का एक भी चुनाव हुआ प्रतिनिधि नहीं है इस पार्टी का। इसको पार्टी कैसे कह सकते हैं? चुनाव आयोग को तो इसकी वैसे ही हरियाणा में रद्द करनी चाहिए। प्रजातंत्र में बिना प्रजातांत्रिक सिस्टम से कैसे कोई पार्टी चल सकती है? और जिस पार्टी के अंदर प्रजातंत्र नहीं है वो देश के प्रजातंत्र की भी रक्षा नहीं कर सकती। लेकिन आपने बात की कि उसके अंदर प्रजातंत्र नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुए। वो अपनी शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए और बोला कि 20 सीटों के ऊपर कोई गड़बड़ी हुई है, इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए। कांग्रेस का जो ट्रेनिंग स्कूल है जिसके राहुल गांधी जी हेडमास्टर हैं, वहां पर यह सिखाया जाता है कि जितनी भी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका निरादर करो, उनको डिमोरलाइज करो, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है इन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ही खड़ा है। वो उन पे प्रहार करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। कई तरह के औजार इन्होंने ईजाद कर रखे हैं। जैसे जब चुनाव हारते हैं तो फिर रोना शुरू करते हैं, अरे भाई JNK में हुए, आप कह रहे हो ठीक है, हरियाणा में हार के कह रहे ईवीएम खराब है, सुबह कहने लगे जी इलेक्शन कमीशन खराब है। अरे जब सवेरे तुम बंगड़े डाल रहे थे, जब तुम्हारे ट्रेंड आ रहे थे, वही इलेक्शन कमीशन तब था, शाम को भी वही था, कोई बदला थोड़ा थी। शाम तक इलेक्शन कमीशन को गालियां देनी शुरू कर दी। तो मैंने बता दिया था, मैंने कहा इनके पास रोने वाले भी अलग अलग नेता हैं, अब उनको बारी बारी भेजेंगे। और लास्ट में तो उन्होंने ईवीएम रख के हाई ईवीएम, हाई ईवीएम, हाई ईवीएम, हाई ईवीएम, ये हर चुनाव में करते हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि चुनावों से पहले एक बड़ा माहौल बनाया गया किसान आंदोलन को लेकर भी, खिलाड़ियों को लेकर भी, और खास करके एक अग्निवीर योजना को लेकर भी, अलग अलग जो मोर्चे थे वहाँ पर सरकार को जो था उस समय घेरा जा रहा था। शंभू बॉर्डर पर आज भी किसान हैं और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी रैलियाँ भी की। क्या किसान जो आंदोलन था उसका असर नहीं हुआ चुनावों के अंदर? आपके सामने रिजल्ट है, लेकिन वो दावा तो बहुत आपके सामने रिजल्ट है। जो 100% किसानों के बूथ हैं वहां से भी बीजेपी जीती है। आपको बूथ के निकाल के दिखा देंगे सारे। अरे प्रजातंत्र में लोगों की मांगे हुआ करती हैं, होती हैं, किसानों की भी मांगे होंगी, मांगों को उठाया भी जाता है, लेकिन कोई सारे ही उससे सहमत हैं, ये ठीक नहीं है। और एक बात मैं आपके चैनल पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसान हमारी धरती पे नहीं बैठे हुए, किसान बैठे हुए हैं पंजाब की धरती पर। वहां पे सरकार है हुड्डा की और केजरीवाल की, तो मनाए ना उनको जाके, क्यों बैठे हैं? अगर किसान हमदर्द हैं, बताइए एक भी दिन गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके पास? गया
मुख्यमंत्री पंजाब का, गया केजरीवाल पंजाब का, क्योंकि वो तो बैठा के रखना चाहते हैं वहां पे। आपका बयान भी आया था कि बैठे रहो शेरों, बैठे रहो, हम इधर उसका तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। ये दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चलाना अच्छी बात नहीं है। और बंदूक चलानी है ना, अपने कंधे पे रख के चलाओ, तब पता लगेगा। पहलवान के ऊपर भी राजनीति हुई, अग्निवीर पर भी अरे राजनीति। पहलवान कौन से, कोई पहलवान ठीक है, पहलवानों की कोई मांग हो सकती है, वो उनके अपने हल्के तक किसी की कोई बात हो सकती है, उनका सारे रहने में कौन सा कोई फर्क पड़ रहा भाई? आप मुझे बताओ। मैं भी खेल मंत्री रहा हूँ, खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा सुविधा मैंने दी है। सबसे बड़ा प्राइज 6 करोड़ रुपए का जो ओलंपिक जीतेगा मैंने दिया, डीएसपी बनाएंगे मैंने दिया। सर, इस बार जो चुनाव हुए उसमें एक और चीज़ बड़ी देखने को मिली कि आया राम और गया राम, खासतौर पर अशोक तंवर 1 बजे तक बीजेपी की रैली को संबोधित करते हैं और 2 बजे अचानक से राहुल गांधी के मंच पर दिखाई देते हैं। देखिए, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और मैं निष्पक्ष कहूंगा। अशोक तंवर तो प्रवासी पक्षी है, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, फुदकना उसकी आदत है। अब ये गलती तो लेने वालों की और देने वालों की है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर आप समझ जाओ। अगर आप नाम बता दें तो शायद। नहीं, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, उसका भी तो विश्लेषण होना चाहिए। क्यों लेते हो ऐसे लोगों को? मैंने तो बता दिया कि लेने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर उस पर कोई फिट बैठता तो लो, नहीं तो क्यों तमाशा उड़ाते हो? उसका तो क्या हो, तो गया ही गया, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पार्टी की किरकिरी होती है तो उसके उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए।